अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के बयान भी आ रहे हैं। उस गुफ्तगू होगी कि जनाब क्या कुछ आगे हो सकता है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मज़ीद हैं अभी तक के 2019 का जो माहिदा है उस पर अमल दरामद वो नहीं करेंगे, बल्कि जो हुकूमत ने तजवीज़ किया या मसौदा भी दिया उसको भी कह रहे हैं मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा और 17 दिसंबर को इस बात का फ़ैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिली नाफरमानी की जो कॉल है वो मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर उन्होंने इस बात का अदा किया है। जबकि शाहिद आफरीदी, ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी खबरें आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। और बात हम ये भी करेंगे कि पाकिस्तान के नामवर लिखारी और तंज़-ओ-मिज़ा जिनकी पहचान है अनवर मकसूद, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। किस बात पर उन्होंने माफ़ी मांगी है इस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद है नवेज़ ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश ने बहुत शुक्रिया आपका, उनके साथ इस वक्त अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तो चार्जशीट कर दिया गया। उन पर जो इल्ज़ामात थे, वो जो चार्जेस लगाए गए हैं, थोड़ा सा उसमें मैं दोहरा दूँ नाज़रीन आपके सामने। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, जिसमें ख़ासतौर पर एक बिल्डर का जो वाक़या है वो आपके जहनों में होगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जिस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। ये वो तमाम वाक़यात हैं। इसके अलावा पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात, 9 मई से जुड़े वाक़यात, इनमें भी ये शामिल रहे हैं। पूरी एक चार्जशीट इनके खिलाफ और आज इनको चार्जशीट कर दिया गया। क्या कहेंगे नवेज़ ज़ुबैरी साहब, इस वक्त फ़ैसला उनका आना और इस फ़ैसले से आपको क्या लगता है ख़ुद एहतसाबी की जो हम बात किया करते हैं वो मज़ीद तक़वियत मिलेगी इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल फैज़ की जो चार्जशीट है उस पर जो इल्ज़ाम आयद किए गए बहुत संगीन है। मतलब आर्टिकल 6 से बढ़ के तो और कुछ है नहीं, समझ लो। उसमें 2-3 तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आर्टिकल 6 है, लग सकता है जिसकी सज़ा मौत है। इसमें गद्दारी भी है और मुल्क की राज अफशा करने का भी है, मुदाखलत की भी है। क्योंकि फ़ौज में भी एक रेड लाइन होती है कि आप सियासी मामला में मुदाखलत वो अगर साबित हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक एक्ट है, जुर्म है। तो इन सारे जो जराइम हैं उनमें से सीरीज़ है जराइम की, तो उसमें से अगर 1 या 2 भी साबित हो जाते हैं तो सीधे सीधे इन पे आर्टिकल 6 है। और ये अपने तौर पे खुद बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि इंसाफ का एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान पे के लिए पॉजिटिव होगा कि इतने बड़े आदमी का ऐसा ट्रायल होना पाकिस्तान के लिए इंसाफ के लिए एक अजीम संगमील होगा। और जब इतने बड़े आदमी को कोई ट्रायल कर लेगा बाकी लोगों के लिए पैगाम तो भी है। बाकी लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज होगा कि फिर कोई भी आदमी इसमें किसी को भी किसी किस्म की रियायत नहीं मिल सकती। और इस चार्जशीट की जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे आए हैं तो जो भी और कोई सोच रहा होगा इस वक्त, जितने भी पॉलिटिकल लोग किसी मुहिम पे निकलने वाले थे वो बैकफुट पे हो जाएंगे मेरी नज़र में। तो चाहे वो सब PTI को बोल लें या मौलाना को बोल लें या जो भी कुछ इस वक्त कर रहे हैं, तो सब एक सहम से जाएंगे इस चार्जशीट की बात। जहाँ तक ये कहा कि दुनिया कैसे देखेगी, दुनिया इसको एक अच्छी नज़रों से देखेगी, पॉजिटिव नज़रों से देखेगी। कि आमतौर पे ये होता था कि घर के कपड़े कहते हैं कि घर के अंदर ही धो दिए जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें बाहर नहीं आती और इस किस्म की बातों को जो है ना पब्लिक नहीं किया जाता। लेकिन ये ना सिर्फ पब्लिक किया गया बल्कि बहुत ज़ोर से पब्लिक किया गया। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज है। अच्छा, मैसेज के अलावा इसमें चूँकि जब ये सब कुछ करते रहे, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ों में वो कहते हैं जी बानी PTI चूँकि उस ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी बराबर के शरीक है। आपको लगता है कि उनका भी, उनके गिर्द भी इन केसेस के हवाले से घेरा तंग न सिर्फ होगा बल्कि उन्हें भी सज़ा हो सकती है? देखिए, इस वक्त PTI पूरी की पूरी जो की क़यादत है वो बैकफुट पे जाएगी इस चार्जशीट के बाद। ये तो आने वाला वक्त जब ट्रायल होगा तो ही पता लगेगा कि वो किस हद तक इन्वॉल्व थे, ये PTI को यूज़ कर रहे थे या PTI इनको यूज़ कर रही थी। इस बात का फैसला अभी आने वाले दिनों में होगा
कि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था पीटीआई पे। ये अपने जो भी इनके जो गोल्स थे, जो ये अचीव करना चाहते थे, उसके लिए वो पीटीआई को यूज़ कर रहे थे। या अंडर में तो वज़ीर-ए-आज़म के थे ना, ये अंडर में तो वज़ीर-ए-आज़म के थे, लेकिन बाहर मुझे ऐसा लगता है अब कि वज़ीर-ए-आज़म इसके इन्फ्लुएंस में थे। ये जो जो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी और भी चीज़ें सामने आएंगी, इवन सीपैक का भी आ सकता है सामना, हमारे बहुत से खारजी मामला भी आ सकते हैं, उसमें भी हो सकता है जनरल फैज़ हमीद आगे जाके इन्वॉल्वमेंट उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। और जो सियासी जमातों के साथ जो कुछ भी उस ज़माने में हुआ, उसमें भी हो सकता है उनकी ईमा साबित हो जाए। इसमें इमरान खान का जो है वो स्टेटमेंट जो वो देंगे वो बहुत ही अहम होगा इसमें। और जो बाकी लीडरान होंगे, अब देखते हैं कोई वादा गवाह बनता है कि नहीं, आता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में वाज़ेह होती चली जाएंगी। बहरहाल ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये सबके लिए है। और ये सबके लिए है। यानी सुंदरी साहब, बानी पीटीआई किस हद तक इसमें जाहिर है फैज़ हमीद कहा जाता है जी मिलकर काम कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को मान लिया जाए तो इस चार्जशीट के बाद तो खारिजुल इम्कान नहीं है कि वो भी शामिल होंगे। वो न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और दीगर लोग भी ज़ाहिर इन तमाम चीज़ों में शामिल थे, क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जी मेरे मौकलात थे, फिर पता चला कि जी मौकलात यही थे जो रिपोर्ट में दिया करते थे और खान साहब हैरान हुआ करते थे और वो भी राब्ते में थी बराह रास्त इनके और बताया करती थी आज आप वहाँ गए थे, ये बात आपसे हुई, तो इस पर भी कुछ ना कुछ तो असर होगा बुशरा बीबी पर भी। बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैं तवक्को ये करूँगा कि जितना वक्त दिया गया है उतना ही वक्त दिया जाए। और फैज़ हमीद साहब को मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि जितना वक्त जनरल फैज़ हमीद को सब कुछ करने के लिए दिया गया उतना ही वक्त दूसरों को भी दिया जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। अब आप समझ गए होंगे। अच्छा खैर, जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में जो इस वक्त के सबसे बड़े माहिर नजूम हैं, उनका कॉल ये था कि जनाब ये 14 तारीख से पहले आ जाएगा। अच्छा देख लीजिए फिर उनकी बातें किस हद तक पूरी होती हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, माहिर नजूम, माहिर फल्कियात, माहिर क्या कोई भी ओहदा दे दें, कोई भी ओहदा दे दें उन्हें आप। माहिर तो हुकूमत ने भी कहा है उनको ओहदा देने का कि जी मर्जी है उनकी, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ जो प्रोडिक्शन की थी कि 14 से पहले आ जाएगा तो वो 10 को आ गया। और यानी वो जब बहादुराबाद मरकज पे खड़े हुए थे और वहाँ जो फरमाया था, बहादुराबाद आरजी मरकज होता है, आरजी, तो ये जो आरजी तो मुस्तकिल क्या है उनका, आरजी मुस्तकिल क्या है वो भी साथ से बता दीजिए। मुस्तकिल तो कल गए थे, परसों जो लोग मुस्तकिल के हैं ठीक तो गए थे, सही है। अच्छा अब जो आरजी आपने गए थे और आज आ गए, हाँ आज आ गए, गए थे और आज आ गए। आज उन सबको कहा गया भाई आप सबको हम बाइज्जत तौर पर घर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा खैर, नुकता यह कि जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतालिक जो एक प्रेडिक्शन नहीं बल्कि जो खबर दी गई थी वो बिल्कुल ठीक 100% सही साबित बाकी खबरों की तरह। तो जैसे ही ये खबर आई और ये प्रेस रिलीज आई, फौरी तौर पर उसी जादूगरनी ने, उसी चिड़िया ने, उसी फरिश्ते ने इतला दे दी कि जनाब अब जो नजूम की चीज़ें कह रही है वो ये कह रही है कि खान तो गया गया, खान भी शामिल होगा, तो गया गया। तो हमें जो है वो यानी कि इल्म नजूम के हवाले से कोई पेशन गोइयाँ किसी ने करनी हो तो वो इधर उधर दूसरे ममालिक के बजाय उस साहब से रब्ता करें, उस साहब से रब्ता करें, सही ना। ठीक है। तो वो साहब जो है वो इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब तो उन्होंने मतलब वक्त ही नहीं लिया ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो सुबह जल्दी उड़ गए। और उन्होंने जैसे ही, आप यकीन मानिए, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने वो प्रेस रिलीज जैसे आई है, फौरी तौर पे जिस शख्स को पहली कॉल मिली है कि सर तुसी तो ग्रेट हो, बिल्कुल सही है, तुसी तो ग्रेट हो, और फौरन उसको मिलाकर पूछा भाई अब क्या होने वाला है, उसने कहा अब खान साहब भी जाएंगे, बुशरा बेगम भी जाएगी। तो अच्छा उन्होंने तो कह दिया उनकी पेशन गोइयाँ दुरुस्त हो रही हैं, हो सकता है ये पेशन गोई दुरुस्त हो ना हो, आप क्या तज्जिया क्या है? सर मैं क्या तज्जिया दूंगा, जब खबर दे रहे हैं वो, तो जब खबर ही आ रही है तो फिर तज्जिया क्या पेश किया जाएगा? मतलब भाई यहाँ तो सब कुछ प्लान तो है ना। उनके जो मौकलात हैं या उनकी जो जादूगर, आपके पास भी एक जादूगरनी है, वो क्या कह रही है? सर वो यही कह रही है कि जो प्लान है इस मुल्क के अंदर, जो कुछ भी इंजीनियरिंग के साथ होता है वही होगा, जो कहा गया है वही होगा। अच्छा क्योंकि इस पर मैं नाज़रीन शामिल करूँगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब अब RTS बिठाने में भी यही, यानी फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ही मुलव्विस थे, तो आपको लगता है कि वो केस भी डल सकता है इनके ऊपर? देखिए मेजर केसेस जो डलेंगे ना अली, वो ये है कि उन्होंने जो अपनी बरतरफी के बात किया, सॉरी बरतरफी की बात कह रहा हूँ,
रिटायरमेंट लेने के बाद किया। कबल वक्त। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कबल कि वक्त। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि चार्जशीट लगने के फौरन बाद उनके नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर लग सकता है। अभी तो सजा नहीं हुई ना, अभी लग सकता है। चार्जशीट तो आ गई ना, चार्जशीट दायर केस चल चार्जशीट रहा आ है गई। अभी तो अब हमें इनको सिर्फ फैज़ हमीद कहें या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब रिटायर्ड फैज़ हमीद। रिटायर फैज़ हमीद, चले आगे का कोई डेजिग्नेशन हम उनको नहीं देते। तो बात यह है अली के होगा वही जो लिख दिया गया है, और इंजीनियर नहीं ऊपर तो लिख दिया जाता है ना, वो तो हम सबके बारे में लिख दिया गया है। तो भाई वो फरिश्तों से बात करे ना करे, खान इसमें आएगा बीच में और 100% आएगा। अच्छा, ये क्योंकि इस पर दो राय है नवाज साहब, क्योंकि तमाम केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। अब खान को तहवील में लिया जाता है नहीं लिया जाता। फैसल बावड़ा साहब ये कह रहे हैं मेरे लिए हैरान कुन नहीं अगर इमरान खान को फौजी तहवील में ले लिया जाए। तो आपको भी लगता है ऐसा भी हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा, क्योंकि मैं फिर वही बोलूँगा, हुकूमत जो है ना, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप उसको स्टेट बोल दें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बोल दें, वो कम से कम महाज खोलेगी इस वक्त जबकि वो अपने एक रिटायर्ड जनरल और वो भी DG ISI के खिलाफ चार्जशीट कर रही है और कार्रवाई कर रही है। तो वो कम से कम पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि उसकी हिमायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए। उसका ट्रायल जो है ना वो मिलिट्री ही की तहत किया जाएगा और करना चाहिए। और अगर वो पॉलिटिकल लोगों को एक के बाद एक को इन्वॉल्व करेंगे, नहीं इन्वॉल्व करेंगे, आप नहीं समझते कि इन्वॉल्व तो थे वो? देखिए वो तो जब उसको साबित भी करना पड़ेगा ना। अगर आप किसी सिविलियन को ट्रायल करेंगे तो एक अलग तरीकेकार होगा, और अगर फौज में ट्रायल किया जा रहा होगा तो एक अलग वो होगा। उसमें उनके पास प्रूफ होंगे उसके। और तो नहीं, ये बात तो जब इतना टाइम लिया, देखिए जनरल फैज की ट्रायल कोई 2-4 महीने की बात थी, काफी दिनों से ये चल रहा था। 12 अगस्त को तहवील में लिया था। तो वो पूरी उन्होंने जो उनकी तहकीकात होगी, जब उसके नतीजे पे पहुंचे होंगे तो उन्होंने चार्जशीट की होगी। सिविलियन ये पुलिस नहीं है। जो नजूमी ने कहा उसको नहीं मान रहे आप? देखिए नजूमी ने कहा है कि वो तो कोशिश करेंगे वो भी, और ये भी कि उनको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन इसमें जो स्टेट फैसला करेगी वो बहुत अहम होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करके उसकी सिंपैथी चाहेंगे कम से कम हो जनरल की, और पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको पता है फिर वो नाउंस हो जाएगी। और फिर इस डर में सिर्फ छोड़ दें तो उनको कि जी फिर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई प्रूफ देना पड़ेगा जो कि सब को माने। अगर ऐसा प्रूफ है और ऐसी चीज़ें हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रूफ है, तो वो पब्लिक करना पड़ेगा। वो पब्लिक करेंगे तो वो फिर तो कोई रियायत की हकदार ही नहीं है कोई भी आदमी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। स्टेट से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। अपील तो होगी फिर जाहिर है। हाँ, अपील तो होगी, लेकिन अली इसमें जब ये मुकदमा चलता है तो अमूमी तौर पर इसमें शवाहिद होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि ये किसी की ज़ाती अनात पर या उस पर हो सके। और जब फील्ड कोर्ट मार्शल की बात होती है तो फिर ये बहुत हाई लेवल होता है, और उसमें इतने बड़े लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी बगैर शवाहिद के बात की जाए। ज़ोहरी साहब जो फरमा रहे हैं उसमें कि जी अगर वो खान साहब, अगर देखिए ये क्या हमें इल्म नहीं है पूरे पाकिस्तान को कि वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। चार्जेस में भी लिखा है सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, वसाइल का गलत इस्तेमाल और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत को नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल 100%। देखिए ये शवाहिद मौजूद होंगे, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा दलील के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको बात आया है। मतलब ये ऐसा खुला रास्ता जो बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो। ये कहे कि जनाब ये हाँ राज है, लेकिन सबको मालूम था। ये सबको मालूम था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के खान साहब से कितने करीबी ताल्लुकात हैं, उन्हें ख़ुद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, फिर उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके क्या ताल्लुकात थे। खुद जब ये फ़ोन किया करते थे बाकायदा, जब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोर कमांडर बने तो उस वक्त, और फिर बहावलपुर के अंदर भी जब ये थे, तो बहुत सारे मैं नाम बहुत सारे लोगों को की मालूम होगी कि कई ऐसे यूट्यूबर्स और सियासतदान थे जो उनसे जाकर वहाँ पर मिलते थे उस वक्त भी, कि हिदायत लेते थे, मिलते थे। मैं हिदायत का लफ्ज़ तो बेहतर मेरे लिए तो मिलते नहीं है। अब वो मिलना किस वजह से हो सकता है, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला था जो मेरे ख्याल से उस वक्त भी डेकोरम के ख़िलाफ़ था, जो प्रोटोकॉल है उसके भी ख़िलाफ़ था, लेकिन वो मिलते रहे। अच्छा, उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद भी कई लोगों ने इस बारे में कहा कि जनाब उनके रवाबित हैं, और बहुत सारे लोग उनसे मुख्तलिफ मशवरों के लिए
कई सियासतदानों ने ये भी इस बात का इकरार किया है कि वो कई हवालों से मशवरों के लिए पीटीआई के लोग उनसे रब्ता करते थे। ये शवाहिद मौजूद हैं, ये तो जब वो शवाहिद हैं कि जो शायद सीक्रेट्स ना हो, सबको ये बात मालूम है। तो मेरा ख्याल से इतना आसान काम नहीं होगा। और हाँ, अलबत्ता ये अपील में जा सकते हैं। ऐसे माजी में कई मामलात हुए हैं कि जिसे उन अदालतों से सज़ा हुई है और बाद में उसमें एक पिंडी के भी एक जनरल साहब पहले प्रीवियस मौजूद हैं कि जिन्होंने बाद में अपील की थी और उनके बाद उनकी सज़ा को ख़त्म किया गया। तो ये जाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त अदालतें जिस मूड में नज़र आ रही हैं और जिस तरीके के शवाहिद जमा किए गए हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई भुट्टो केस होगा। मेरे ख्याल से ये संगीन नोयत का केस होगा। संगीन नोयत का केस। अच्छा, इसी केस के हवाले से मैं थोड़ी सी एक और आगे लेके चलें इस बात को कि क्रिकेटर्स वो भी सियासत में जो आए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इमरान खान के अलावा भी वहाब रियाज हैं, इस तरह हॉकी के प्लेयर कासिम ज़िया, ये दीगर लोग सियासत में आए। इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा, वहाब रियाज ने तो नहीं लड़ा, लेकिन ज़ाहिर सियासत में वो भी हैं। लेकिन अब शाहिद आफरीदी साहब जो है, उनके बारे में कहा जाता है शायद वो भी रिटायरमेंट तो हो चुकी है, उनकी सियासत में आ जाए। लेकिन आज फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट सामने आई है, उनका मौक़िफ़ भी लिया गया और उन्होंने ये कहा कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के ख़ुद एहतसाबी के बयानियों को तक़वियत मिलेगी। बाकायदा उन्होंने इस पर भी कमेंट किया है, बयान दिया। सर, ज़ाहिर है वैसे तो मारूफ क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, लगता है आपको भी वो भी इस तरह के बयानात उनसे लगता है वो भी आने वाले वक्त में हमें नज़र आएगा, सियासत में लॉन्चिंग होगी उनकी भी? देखिए, सियासत में तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो जगह जगह तकरीबात में जाना, उनकी प्रोजेक्शन बाकायदा एक तरीके से उनकी प्रोजेक्शन हो रही है। कौन कर रहा है सर? जो भी कर रहे होंगे, जो भी लाना चाह रहे होंगे उसको कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात फिलहाल किसी पॉलिटिकल जमात में उनका शामिल होना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ये है कि वो सियासत में कदम रख चुके हैं और अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक इमेज बना रहे हैं। और ये बदकिस्मती है हमारी यहाँ कि जो भी और हमारे बगैर जो मशहूर हो जाता है बगैर सियासी ट्रेनिंग के, उसको सियासत में धकेल दिया जाता है। उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के इसके इतने मिलियन लोग इसके फ़ैन हैं, उसके फ़ैन उसकी क्रिकेट की गेम की वजह से होते हैं, मगर उसको ला के पॉलिटिकल उसमें फिर एक और शायद कोई तजुर्बा कर सियासतदान ले आते हैं। सियासतदान नहीं ले आते वो। अच्छा। एक तो खुद उनको भी खुद वो कहते हैं गुफ्तानो मरद का शौक भी, कुछ स्टेट दे लोग भी जालिम सर, कुछ स्टेट दे लोग भी जालिम बहुत। स्टेट दे लोग क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हमारा मुल्क के लोग। अच्छा। तो ऐसा होता नजर आ रहा है के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई इमरान खान बन जाए। अभी शायद अफरीदी को बहुत, उनको भी 10-20 साल लगाने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो जुमला कहा उन्होंने उससे तो मुत्तफिक हैं आप? वो कहते हैं कि फैज़ हमीद की कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानियों को तक़वीत मिलेगी। मौजूदा क़यादत से मेरा ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ही होंगे ना? शहबाज शरीफ के नाम पे मुस्कुराए हैं। देखिए, ये उनका बयानिया है, वो खुद ही इसकी तशरीह करें तो अच्छा है। आपको समझ में नहीं आया? मुझको तो वो कहते बहते दरिया में हाथ धोया सबने, वो भी धो रहे हैं। वो भी धो रहे हैं जी। अरे सुनते साहब, शाहिद आफरीदी साहब का इस पर कमेंट, और जहाँ मैंने कहा कि खिलाड़ी भी सियासत में आ रहे हैं तो उनका भी लगता है यही है। शाहिद आफरीदी साहब का भी अनकरीब किसी सियासी जमात को होता है, ज्वाइन कर लें, और कोई इसमें मुताहिर कदगन तो कोई है नहीं, आना चाहें तो बिल्कुल आ जाएं। देखिए, शाहिद आफरीदी साहब सियासत में तो नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ तक मसला है कि कुछ ओहदों का, तो वो वहाँ तक आ सकते हैं। और जो उनका ये बयान है, पीटीआई वाले अभी ये जो कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कुछ कहा था, उस पर भी जो है वो बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने इनके खिलाफ फिर शोज़ किए और बड़े इनके खिलाफ और खबर आ गई है। उनके पास ये आज मवाद एक और आ गया। अच्छा, शाहिद आफरीदी साहब ने बेसिकली, क्योंकि वो अमूमन किसी से ताल्लुकात ख़राब नहीं करते और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करते। और आपको मालूम होगा कि DGISPR ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि हमारे फ़ौज के अंदर एक बड़ा मजबूत खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है। तो दर हकीकत उन्होंने उससे उसको कोट किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी अच्छी बात है कि जो क़यादत, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इस वक्त जो फ़ौजी क़यादत, उस तरफ उनका इशारा है। तो ये दर हकीकत, क्योंकि इसका मौजूदा हुकूमत से लेना देना नहीं, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो दर हकीकत पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हवाले से की है। अब वो उन्होंने यही कहा है कि अस्करी क़यादत ने खुद एहतसाबी का निज़ाम की बात की है। और बड़े बड़े जहीद उलमा मौजूद हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा मदारिस उनके कंट्रोल में, उनसे ज़्यादा तलबा उनके साथ हैं, और मौलाना साहब ने उनके साथ धोखा किया, जिसकी की शिकायतें मौलाना साहब ने धोखा किया। जी, मौलाना साहब ने उनके साथ गेम किया और उनको एतमाद में नहीं लिया,
और दिखाया ये कि मैं जी सूद पे पाबंदी वाला जो है वो बिल पास करा लिया और ये कर लिया, और जो मदरसों का था वो सारा का सारा की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी उस पर ले ली कि तमाम मदरसों के सरबराह जितने भी मदरसे होंगे वो इनके थ्रू ही होके जाएंगे, और तमाम जितने भी मदारिस हैं चाहते ना चाहते हुए भी वो इनके मोहताज हो जाएंगे। जब ये पता लगा उलमाओं को तो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम किया, और ज़ाहिर सी बात है उनकी भी ताल्लुकात होते हैं वो ऊपर, तो उन्होंने अपनी अपनी गुजारिशात और अपनी अपनी शिकायत और अपनी अपनी चीज़ें वहाँ पहुँचाई, जिसकी वजह से ये बिल रोका गया। क्योंकि अगर ये बिल हो जाता तो भी एक वो हो जाता, तो मतलब उलमा कराम को भी पता नहीं चला कि कौमी असम्बली में जब बिल पेश किया है इन्होंने, जो मंजूर भी हुआ उसमें क्या लिखा है, सेनेट में गया तभी पता नहीं चला उलमा कराम को। उलमा कराम का चल गया। देखिए उलमा कराम के वाहिद नुमाइंदे उस वक्त बने हुए थे मौलाना फजलुर रहमान, हालांकि ऐसा है नहीं, और बहुत सारे मसलक भी हैं, और खुद देवबंदी में भी और बहुत ज़्यादा इनसे ज़्यादा मदरसे रखने वाले उलमा भी हैं। कोई एक बंदा बता दें। यहाँ कराची में जामा रशीद है, उनसे कम मदारिस हैं, और उनके पास भी बहुत सारे मदारिस हैं, और बहुत सारे तुलबा रजिस्टर्ड हैं लाखों की तादाद में, और कोरंगी में भी है, बनूरिया में भी है, 18,000 बता रहे हैं, 1800 भी दिखा देना मान जाए, लेकिन बहरहाल बहस नहीं है। लेकिन मसला ये है जरदारी साहब को किसने कहा ये सब कुछ हो गया है और बाकी सब खामोशी रहे, मैं तो मंजूर नहीं। मैंने आपको पहले बोला वो सदर पाकिस्तान है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट उनके पास आती है। जब ये वज़ीर आज़म के पास नहीं आती, वज़ीर आज़म के पास उस वक्त जिस तरह से लगे हुए थे उस वक्त तो उलमाओं को पता ही नहीं था वो क्या गेम कर रहे हैं, तभी तो आज मौलाना तनहा खड़े रह गए। आज देखें जितने भी जदीद उलमा हैं वो मौलाना के खिलाफ बात कर रहे हैं एक तरीके से बड़े एहतराम के साथ, लेकिन अपने खिलाफ वो नोट करा रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया और हमें एतमाद में ही नहीं लिया कि वो ये चीज़ पास कराना चाह रहे हैं। जब उनकी नॉलेज में आया तो उन्होंने ही जाके रुकवाया। जो कहते हैं शिकायतें किसी ने बैरून मुल्क से शिकायतें नहीं आई हैं, अंदरून मुल्क से ही तमाम उलमाओं की शिकायत आई है कि ये तो एक तरीके से आप एक ही फ़िक्के के एक ही आदमी को आप जो है सारे इख्तियारात दे देंगे तो बाकी लोग किधर जाएंगे। और ये बड़ा सीरियस, बहुत सीरियस नोट था जिसकी वजह से ये रोका गया। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही रोका गया है। और अब मौलाना आहिस्ता आहिस्ता तनहा होते जा रहे हैं, हर दिन गुजरते जाते के साथ आप इंटरव्यू देख ही रहे हैं उलमा इकराम का, और वो अब उनको मशवरा यही दिया गया है कि आप पहले बैठ जाएं, आपस में इत्तेफाक कर लें, आपस में इत्तेफाक करके किसी एक चीज़ पे आप हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर स्टेट इसको कर देगी, इसमें चेंजेस होंगी। अब आज नवेद भाई वो बात कर रहे हैं जो मैं कल बात कर रहा था। आप कल कह रहे थे नहीं जी मौलाना साहब ये है ना, देखिए मैंने जो कल बात की साहब ने कहा सुबाई मसला है। देखिए जो मैं कल वाली बात क्लियर कर दूं। देखिए कल मैंने उसके कहा था थ्रेट, मौलाना साहब एक सीरियस थ्रेट है, वो थ्रेट तो है, वो तो पावर है, वो लेकर आएंगे। लेकिन अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो ये है कि मौलाना साहब बाकियों के साथ ब्लफ कर रहे थे, उनको नहीं बता रहे थे जी। अच्छा। वो बाकी अपने ही वो तो खुद कह रहे हैं मुझे धोखा दे दिया। धोखा तो उससे कह रहे हैं साइन नहीं हुआ, उन्होंने तो गेम कर दिया था। अगर ये साइन हो जाता तो तमाम फिक्के के जितने भी मदारिस हैं वो सब मौलाना के अंडर में आ जाते और उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाती, जो कि गलत होता। अच्छा देखिए अली, मैं बातों को ज़रा सा हम फिर मिक्स कर रहे हैं। इसमें हर शख्स अपनी अपनी एक सियासत कर रहा है और चीज़ें उसको देख रहा है। मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी कि एक उलमा का एक बहुत बड़ा तबका है वो महकमा सनअत व तिजारत के साथ नहीं जाना चाहता, वो जाना चाहता है तालीम के साथ। और इसमें ख़ुद मौलाना तकी उस्मानी साहब के भी दस्तखत मौजूद है। लेकिन नहीं, इस पर सर बिल्कुल है वो माहिदा जो सामने आया है, लेकिन उन्होंने ही मौलाना साहब को बुलाया और कहा कि जी मुझे भी नहीं पता था ये कुछ हो गया है, और जो माहिदा किया गया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी पूरी तरह। मैं उस पर बात करता हूँ, मैं आगे चलकर बात करता हूँ। अब मैं आपको देखिए ये उलमा इकराम के दरमियान क्या चल रहा है सब पहले हम उसको बात कर लेते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन उलमा इकराम ने जिन्होंने इससे मना किया था और उन्होंने कहा था कि महकमा तालीम के साथ ही जाना चाह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मौलाना साहब की 2 दिन से लबो लहजा था वो बड़ा सख्त है। और यहाँ तक आ चुका है, उन्होंने ये तक कहा है कि ये हमारे ही लोग जिनको हमने दस्तारें पहनाई हैं, जिन्हें हमने ही चादरें पहनाई हैं, वो आज हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इनकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, इनका कद काट क्या है। ताहिर अशरफी भी तो खैर बहुत कुछ कहा उन्होंने, उनका कौन ताहिर अशरफी है क्या ये? नहीं, ताहिर अशरफी का मामला नहीं है, मामला ताहिर अशरफी का मामला नहीं है, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम नहीं थे कल सर, मुफ्ती अब्दुल रहीम। अच्छा इन लोगों के बयान भी मौजूद है ना। अच्छा मेरी आज एक तकरीब में मैं खास तौर पे इसलिए गया था कि वहाँ एक तकरीब साहब आए थे।
अच्छा मामला यह है कि देखिए वहाँ तो उन्होंने बात नहीं की कोई। नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना तकी उस्मानी साहब का, मैं अब अपनी जादूगरनी से बता रहा हूँ जी, मौलाना तकी उस्मानी साहब का जादूगर और जादूगरनी में अच्छा ज्योतिषी नजूमी या जादूगर। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब जो है वो मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त तमाम उलमा किराम के साथ, और तवक्कुआत ये कही जा रही है, हल होता हुआ कहाँ नजर आ रहा है? हल होता हुआ ये नजर आ रहा है कि हल होता हुआ ये नजर आ रहा है कि 17 तारीख से पहले हो जाएगा। 17 तारीख के बाद होगा। 17 तारीख को तो मौलाना साहब सबको बुला रहे हैं, तकी उस्मानी साहब सबको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जो इस पे अब मामला आ रहा है वो ये आ रहा है कि चलिए ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि दो इसके पहलू कर देते हैं, वो लोग के जो महकमा सनत के साथ जाना चाह रहे हैं वो अलग हो जाएं, जो महकमा तालीम के साथ रहना चाहते हैं वो वहाँ के साथ रहें, तो दोनों के लिए ओपन ये कर रहे हैं और ये दोनों के लिए रास्ता कर रहे हैं। तो अब तवक्कुआत ये की जा रही है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब इस बारे में एग्री करेंगे या करवाने की कोशिश करेंगे मौलाना साहब को भी और इन लोगों को भी कि जनाब दो हम कर लेते हैं और दो जो सनत के साथ जाना चाहता है वो सनत के साथ चला जाए, जिधर जाना चाहता है। ये हल होगा आप समझते हैं? यही हल होगा। इस पर मौलाना अपनी बात मनवा ली ना मौलाना साहब ने? नहीं ना, तो वो तो फिर मौलाना की बात पे तब्दीली तो होगी ना कि अब जो लोग उसके साथ जाना चाह रहे हैं उन बोर्ड्स के साथ मौलाना वो जाएं। को तो आप कामयाब नहीं हो ना अपनी तरफ लाने में, इसका मतलब है? अरे वो तो नहीं होंगे, वो तो ज़ाहिर मौलाना ने भी एक स्टैंड ले लिया, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं होगा ना कि उनके भी मामला ख़राब हो जाए। मौलाना से काम भी तो है ना बहुत सारे। हाँ तो ये भी नहीं होगा कि उधर भी मामला ख़राब हो उनसे जाए। भी काम है क्या? अच्छा ऐसी बात, हर एक से काम होता है। अच्छा जी, दो खबरें बड़ी अहम है, मैं जल्दी जल्दी उनको शामिल कर लें। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, नेपरा रिपोर्ट किया है नेपरा ने। और दूसरी खबर यह है कि 8 IPP से नया माहिदा किया है हुकूमत ने और कौमी खजाने को इससे 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। सर देखिए IPP से तो मैं इस बात पे आगाह हूँ कि हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात कर रही है और IPPs को भी इस्लामी के डर की वजह से नहीं ये एक ऐसी जगह पर आ गए थे जो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत नाजायज़ कर रहे थे, वो बहुत नाजायज़ प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके थे, तो उनको उनके साइज में लाना था और उनको उनके साइज में लाया जा रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम IPPs को लाएंगे, पहले मुल्की ले आएंगे फिर गैर मुल्की खुद अपने आप इनके साथ साइन करेंगी। और ये 238 अरब रुपए का है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इसकी फिगर 4 हिस्सों में आ जाएगी, आप देखिएगा। और ये इससे यही वो चीज़ है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और यही वो चीज़ है जो करनी चाहिए जिससे कुछ आवाम को तो फ़ायदा हो ना, इससे बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होगा। एक अच्छा एग्जाम है। हाँ। और बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब का नुकसान हुआ और रिपोर्ट में बताया गया कि बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी एक साल 2000 का नुकसान माली साल 2023-24 में तमाम डिस्को 100% रिकवरी नहीं कर सकी। वसूलियों की कम शरह से गुज़िश्ता माली साल खजाने को 380 अरब का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई, 34 लाख से ज़ायद। ये भी कम है, मैं कहता हूँ इसको, इससे अगर आवाम की रसाई हो तो इससे डबल ट्रिपल हो जाए। हर किसी को शिकायत है कंपनी से, कोई कहता है रीडिंग जो है एक दिन लेट ले लेते हैं, कोई कहता है कि ज़्यादा रीडिंग ले लेते हैं, बिजली आती नहीं है बिल दे देते हैं, और पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, फिर भी वो बैक डेट में जाके जो है वो सर चार्जेस बढ़ा के बिजली कंपनी आवाम से पैसा निचोड़ लेती हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं। जो लोग बिल नहीं देते हैं उनका बिल उनसे ले लिया जाता है जो बिल देते हैं। और नेपरा सारी चीजें नेपरा इन सब चीज़ों पे खामोश तमाशाई बनी बैठी होती है और हम देखते हैं कि भाई नेपरा ने वो बिल मंजूर कर लिया और जनाब वो मार्च से लिए जाएंगे, हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। तो भाई हुकूमत को भी नेपरा में भी जो है ना वो तब्दीली करनी चाहिए और ऐसे लोग रखने चाहिए जो खाली हुकूमती नहीं हो, थोड़े पब्लिक के नुमाइंदों को, पब्लिक के नुमाइंदे भी होने चाहिए। क्या कहेंगे मंसूरी साहब? देखिए हम हर बार बात करते हैं, हर बार शोर मचाते हैं और हर बार कहते हैं कि जनाब ये बिजली का मामला इस तरीके से। हम अपने सहाफ़ती दौर में गुज़िश्ता 22 सालों से यही बात सुनते हुए आ रहे हैं और हर बार हमारे नवेद भाई ये कहते हैं कि बस IPP का मसला देखना, अभी ये 2 दिन के अंदर अब ये ऐसा वक्त आ गया, ये धरना खत्म होगा और ये देखना कि ये यूं हो जाएगा। बड़े कसीदे पढ़ते हैं, ऐसा ही कहते थे ना। ऐसे कभी भी नहीं कहा, 2 दिन में हल होने वाला है ही नहीं। आपने क्या कहा था जब वो जमात इस्लामी का धरना आज से 4 महीने पहले चल रहा था, अब तो ऐसा तय हो रहा है और अब तो यूं मामला हो रहा है और IPP को देखिएगा यूं शिकंजा मजबूत कर दिया जाएगा और यूं तबाह हम कर देंगे। यार क्या हुआ?
मैं तो कहता हूँ अब हमको फायदा अब तक कितने रुपए का हुआ है बताएं। अच्छा क्या हुआ ये बताइए मुझे। उन्होंने बोला 238 अरब रुपए का फायदा आवाम को अब तक एक हो शख्स चुका है को कितना फायदा पहुंचेगा? ये तो आप इसको आप डिवाइड ₹1.5 कर रुपए का, ₹2 का अब तक कितना हो गया? अब तक उन्होंने बताया 238 अरब रुपए का फायदा होगा। हो चुका। नहीं, इससे होगा, इससे होगा, आगे होना तो बहुत ज्यादा है, आगे होगा तो और ज्यादा। और भारत देखिए एक दिन का काम नहीं है ना, एक दिन में उन्होंने बढ़ाया है। 2-3 रुपए का फायदा हुआ हमें। अच्छा चलिए सही है गनीमत, मैं मतलब कहने का चाह रहा हूँ 20-20 हजार ज्यादा बिल दे के हमें ₹2 का फायदा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको लेकिन बिल्कुल अगर वो आएगा। गलत है तो ये भी गलत है, दोनों को गलत बोलेंगे। ये इस तरह नहीं करें, फायदा होगा। और आईपीपी से जिस तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं, बिल भेजे हैं नाजरीन, जितनी तनख्वाहें बहुत नहीं। ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब मैं अगर यहाँ की बात भी कर लूँ तो ना कैमरामैन की इतनी तनख्वाह होगी, ना हमारे प्रोड्यूसर, तो कहाँ क्या कर रहे हैं आप। एंकर को चलो शामिल नहीं करता, इतना दे देता हूँ, लेकिन हालात सबकी खराब है। सिरा सबकी हो जाएंगे, किसी की नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं कि इस पर अजीब व गरीब कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। बहरहाल जी, सिविल नाफरमानी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये मुल्क दुश्मनी है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उस पर आईनी कानूनी जो माहिरीन हैं वो कहते हैं जी सिविल नाफरमानी अगर बिल नहीं भर रहे उस पर क्या जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, ये कौन सी इतनी लंबी चौड़ी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए ये एक फ्लॉप हुआ है, ये बिल्कुल जैसे पहले फ्लॉप हुआ। हाँ ये बिल्कुल महात्मा गांधी की मिसाल ना दें लोग कि उन्होंने सिविल नाफरमानी कहा था। जमाना नहीं है, आज का जमाना है। और ये इनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है पॉलिटिकल जमात से, ये इनसे हो गई। मुल्क आजाद नहीं था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, मिस फायर हो गया। आज तो नहीं है ना। सिविल नाफरमानी इस मुल्क में नहीं चल सकती, आप नहीं कर सकते, कोई भी साथ नहीं देगा, खुद अपना घर उनका साथ नहीं देगा। खुद शेख रशीद ने जमा कर दिया था बिल अपना, खुद इमरान खान ने अपना जमा कर दिया था। सिविल नाफरमानी की इनकी ये बैक फायर करेगी। अच्छा, उन्होंने बिल जमा नहीं किया था, इसमें भी रेहम खान कह रही है, झूठ बोल रहे थे ये, इन्होंने वैसे ही बिल बाद में जमा किया, उनके यहाँ सोलर लगे हुए थे। अगर इनको क्या मसला था बिजली का? बाहर आप बताएं। 1995 के अंदर योम निजात मनाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था। शायद आपको याद हो कि ना याद हो, उस वक्त मेरे ख्याल से हम तो बहुत छोटे थे, आप याद तो होगा सर उस जमाने में भी याद है ना, इतने ही थे। आप बताएं। उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और बाकायदा एक मार्च लेकर निकले थे वो कराची से, और उन्होंने कहा भाई अब तो सिविल नाफरमानी होगी। तो हर सियासी जमात अपने उरूज के वक्त में अपनी अवामी ताकत के लिए ये साबित करने की कोशिश करती है कि जनाब उसके साथ होती है, और वो नाकाम होती है। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी अपने बिल वगैरह तो भाई बिल नहीं भरेंगे आप, बिजली कट जाएगी, गैस का बिल नहीं भरेंगे, गैस चली जाएगी, वैसे ही नहीं आ रही। तो बहरहाल ये तो मिस फायर हो जाएगी। मिस फायर आपको लग रहा है? मिस फायर 100% मिस फायर। अब तो आज मुख्तलिफ अखबारात ने ये खबरें लगाई हैं। आज आप देखें जंग अखबार की शह सुर्खी यही है कि ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पीटीआई की आला क़यादत जो है वो खान साहब से बात कर रही है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, अली खुर्शीद साहब, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। ज़रदारी साहब ने कहा है जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन से मुल्क तबाह हो जाता है। नहीं, क्या कहेंगे आप सर? मैं इस पे बात सर मैं पहले इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दे दें आप प्लीज। करप्शन नासूस थे कि करप्शन के खिलाफ ज़रदारी साहब ने बयान क्या दे दिया, आपसे रुका ही नहीं जा रहा। नहीं, ज़रदारी साहब खिलाफ है शुरू से करप्शन। नहीं, अली खुर्शीदी साहब ने ये फरमाया। आप अली खुर्शीदी साहब का फरमान ये है कि ये पीपल्स पार्टी वाले कैसे हैं जो अपने कायद की बात नहीं मानते। जुमला ये था, सुर्खी आप देख लीजिए, सबने यही लगाई है। सही है, मतलब अली खुर्शीदी साहब ये कहते हैं कि जो अपने कायद की बात नहीं मानते। हो गया सर, वो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कितनी खुशी, आप रोजाना ऐसा एक सवाल जरूर रखा करें ताकि मेरे भाई खुश हुआ करें। देखिए बात तो सही की ना ज़रदारी साहब ने। देखिए करप्शन पे ज़रदारी साहब ने बात की है। करप्शन का आलमी दिन था, करप्शन के खिलाफ आलमी दिन था जिसमें, और ये हमारे पिछले सालों से नो टू करप्शन की आवाज़ें हैं, और इसके लिए आवाम को भी इसमें हमनवा होना पड़ेगा, और जो करप्शन करे उसको उजागर करें। हम और आपकी जिम्मेदारी है, जो करप्ट है उसको बोलने के लिए। क्यों नहीं रोक रहे सिंध में? तो उसे वजीर से बताए ना, साबित करें। अच्छा। ये इल्जाम लगाना आसान है, फलां वजीर ने करप्शन की, भाई साबित करो करप्शन की। ये सियासी बयान नहीं। हुकूमत भी अगर करे पीपल्स पार्टी की है, करे तो साबित तो एक आम आदमी कैसे कर गिरफ्तार देगा? आप मुझे इसका जवाब दे दें। क्या जी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है हाँ। और आम आदमी खड़ा होकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ करप्शन साबित कर देगा।
आम आदमी की अगर हिम्मत नहीं है तो मीडिया के हिम्मत पास नहीं, सबूत आम है। आदमी क्या करेगा? भाई अगर कोई आदमी रिश्वत दे रहा है, केस कहाँ करेगा? रिश्वत दे रहा है नैब में केस करेगा? नैब किसके दे रहे हैं? वो जमाने गए, आज सामने खड़े होके आइडियल जमहूरियत हमारे यहाँ बकौल जुबैरी साहब। नहीं आईडी जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिया इतना आजाद है इस वक्त, कोई भी करप्शन करता है, सुबह कसीदे पड़े जा रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए। नहीं हो रही करप्शन? करप्शन ये तो मैं कह नहीं सकता कि करप्शन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रही, यहाँ की बात दुनिया के हर मुल्क में हो रही है, इस तरह पाकिस्तान में भी हो रही है, सिंध में भी और हो रही सिंध में भी हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं इल्जाम कैसे लगाऊं जब प्रूफ नहीं है। मगर मुझे बड़ी दुकान यही है कि हो रही है, इसको रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, और सब मिलकर सबसे बड़ा इसमें मीडिया का किरदार है। हाँ, ये कह रहे हैं जी हो रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको शायद कुछ पता हो। देखिए, मैं तो पहले अली खुर्शीदी साहब ने जो बयान दिया कि कैसे हैं पीपल्स पार्टी वाले जो अपने कायद की बात नहीं मानते, कायद की बात तो माननी चाहिए, कायद की बात तो माननी चाहिए ना, मतलब नहीं, मैं अभी मैं उस पार्टी पे बात नहीं कर रहा, आप जज्बाती ना हो, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ उन पर कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब कायद की बात नहीं मानते, मतलब जिन्होंने क्योंकि वो भी तो कहते हैं ना पीपल्स वाले तो अपने कायद की जिन्होंने बात नहीं, अब ये जो जिस तरह कह रहे हैं कि अपने कायद की बात नहीं मानते, तो मेरे ख्याल से ये सारे अपने कायद की बात कहना चाह रहे हैं कि जो खुद अपने कायद की बात नहीं मानते वो दूसरों को क्या कहना चाह रहे हैं कि कायद की बात, ये कहना चाह रहे थे आप कह रहे हैं। चले जाइए, आप कह रहे थे वक्त की किल्लत है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जैसा कि इससे कबल भी कई बार इसका वो इजहार कर चुके हैं। क्या कहेंगे सर, ये बहुत बड़ा एक फैसला सामने आया है, अभी हल्फ नहीं उठाया, लेकिन पहले ही उन्होंने कह दिया है जनाब, साफ कह दिया कि अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने का मैं ऐलान करता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि जेनेवा मुआहदे के तहत नहीं आती है। एक मुआहदा है इंटरनेशनली, उसमें यह है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होता है उस मुल्क में उसकी शहरियत का हक रखता है, ये बात तस्लीम की हुई है, जिसमें इनके भी साइन है। अमेरिका के आइन की 14वीं तरमीम में शामिल है। अगर ये करना पड़ेगा तो वो अमेरिका को अपना आइन चेंज करना पड़ेगा, अपने लॉज चेंज करने पड़ेंगे, और इसमें देखना ये होगा कि इसमें यूएनओ का क्या किरदार होगा, क्या वो फिर और मुल्कों को भी इजाज़त देंगे कि वो भी ये करे, अदरवाइज ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी। ये एक मुल्क अकेला नहीं कर सकता उससे निकल के मुआहदे से निकल कर। और से मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि ये हक है क्या। अमरीकी शहरियत के लिए पैदाइशी हक से मुराद ये होता है कि तारकीन वतन या गैर मुल्की जो तालीम के गर्ज से अमरीका आते हैं या फिर उनके बच्चों की पैदाइश अमरीका में होती है तो उन्हें खुद अमरीकी शहरियत मिल जाया करती है, लेकिन इसको वो कह रहे हैं कि मैं ख़त्म कर दूंगा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जिस तरह जनाब की बात कर रहे हैं, ये कई ममालिक में नहीं है सही। अगर आप पाकिस्तान में इस तरीके से देखें तो सारे बंगालियों और अफगानियों के बच्चों को यहाँ पैदा हूँ आप जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनको दी गई है नेशनलिटी, कई दफ़ा अदालत में हुआ ये सर, कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं सर शनाख्ती दो नस्लें यहाँ पैदा हो गई, उनके नहीं बनते हैं और ना उनको नेशनलिटी दी जाती है सही। अफगानियों का एक अलग मामला है, उनको मिली जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन एक बड़ी तादाद बंगालियों की यहाँ पर बर्मियों की, लेकिन उनको मिलनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं जो पैदा जो अगर आपने जेनेवा कन्वेंशन में साइन किए हैं तो आप पाबंद हैं उसको नेशनलिटी देने के जो आपके मुल्क में पैदा हुए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, वक्त की किल्लत है और खेल की खबरों में पाकिस्तान का मैच चूँकि जारी है इसलिए हम उससे बात नहीं कर रहे, उसको स्किप करते हैं। आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के और जाते जाते एक खबर अनवर मकसूद साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने उर्दू कॉन्फ्रेंस में और एक दुका और जगहों पर भी जो बात की थी नेवी के लिए और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, अगर आप कहते हैं तो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी नेवी वाले गैरतमंद हैं, डूब कर मर जाते हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हुए, ख़ासतौर पर शोहदा की फैमिली कि जी वो वतन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, अगर पानी में आप दोस्त गई और जिस तरह ऑपरेशन दवार का हुआ वो सब शामिल है। तो जिस पर उन्होंने बाद में उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर ये तजलील करना मकसूद नहीं था मेरा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अनवर मकसूद की जो एज है, इस एज में थोड़ा बहुत तो उनको उन्होंने माफ़ी ही मांग ली है, तो मैं समझता हूँ उनको माफ़ कर दो। बहुत गलत बात की थी, बिल्कुल गलत बात की थी, और मज़ा को देने के लिए इनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो, लोगों को हंसाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए, ख़ास तौर से किसी एक मखसूस पार्टी के
लोगों को खुश करने के किसे लिए खुश किया कोई ऐसी बात ना कर दे जो जिससे बहुत सारे लोगों को दिल आज़ारी हो जाए। तो अनवर मकसूद ने वो लाइन क्रॉस की थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बहुत जल्दी उन्होंने माफ़ी मांग ली, वरना जितनी इज्जत उन्होंने इतने 80 वर्षों में कमाई है वो जाती रही थी। बहरहाल कोई आदमी माफ़ी मांग ले, अपने किए पे नादाम हो तो हमें साफ दिल से माफ़ करना कर देना चाहिए। क्या कहेंगे जनाब? वो कह रहे हैं एक पार्टी के खैर चले छोड़ें, आप इस पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं एक पार्टी को खुश करने के लिए बहरहाल अपना मौक़िफ़ है। आप अनवर मकसूद साहब को अगर उठा के देखिए कि जब से ये पीटीआई का मामला हुआ है उसके बाद से उनके बयानात में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर हम तमाम चीज़ों को उठाकर देखें तो आपको ये सारी चीज़ें उसके बाद नज़र आती हैं। हमारे सिंधी भाइयों के बारे में भी कहा था, उसको भी फिर बाद में बड़ी लेदे हुई। लेकिन नहीं, ये जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान की अफवाज के मुतालिक जो गुफ्तगू है वो इस तरह से नहीं करते। अच्छा, उन्होंने एमक्यूएम के मुतालिक भी कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं समझ रहा हूँ खुद महाजिर कम्युनिटी के लिए मुनासिब नहीं है। वहाँ से आवाज़ नहीं उठी। वहाँ से आवाज़ नहीं उठी। उन्होंने कहा कि ये तीसरे दर्जे के शहरी थे जो पहले दर्जे पर बैठ गए, तो ज़ाहिर है वो तबाह हो गए। तो मतलब उनका जो जुमला था वो बड़ा ही तज़ीक़ आमेज़ है बिल्कुल महाजिरों के लिए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। उन्होंने बड़ा ही तज़ीक़ आमेज़ इस्तेमाल किया। खुद एमक्यूएम ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, जब पे करना चाहिए था, क्योंकि अब वो एमक्यूएम ज़ाहिर है कहाँ ऑब्जेक्शन करी पता है? देखिए लेकिन अनवर मकसूद साहब को चाहिए इस जुमले पे भी वो माजरत करें। ये बड़ा एक बहुत बड़ी सीनियर आदमी है, कौम के लोगों को पढ़े लिखे। मैं इस जुमले की बहुत मजम्मत करता हूँ। सही कह रहे हैं आप, एज की इस उम्र में आके उनको नहीं, लेकिन नहीं, उन्हें इस तरह का जुमला नहीं कहना चाहिए था। किसी के महाजिरों के मुतालिक उन्होंने सिंधियों के मुतालिक भी इस तरह की गुफ्तगू की थी, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह बाकी खबर जो रह गई अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।